उधर करंट वरेंट लग जाएगा, इधर बैठो ना, बैठो। अब जिनको प्रॉब्लम है वो देखें। ये जो कॉइल है वैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और आँख इधर है इस साइड, मतलब ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा प्रकार का है, तो ऐसा टाइप का है। इधर से नॉर्थ पोल आ रहे, तो इस कॉइल में जो करंट एस्टेब्लिश्ड होगा नॉर्थ पोल के पास आने की वजह से होगा, तो नॉर्थ पोल को रोकना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल को रोकने के लिए यहाँ पर ऐसा करंट डेवलप होना चाहिए कि ये साइड पे नॉर्थ पोल बन जाए, ताकि वो उसे रिपेल कर सके। और यहाँ पर नॉर्थ पोल बनने के लिए कैसा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। इसमें जो करंट हो जाएगा वैसा, इस जगह में ठीक वैसा ही कॉइल है, यहाँ करंट कैरिंग वायर है, करंट बढ़ रहा है, तो करंट के बढ़ने से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है? डॉट नेचर का, इसके वजह से जो डॉट नेचर का, तो वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो क्या इससे फ्लक्स पे कोई चेंज आएंगे? फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कॉइल में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द सरफेस, बराबर। तो अलोंग द सरफेस है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो फ्लक्स की वैल्यू तो हमेशा ही 0 है, तो इसीलिए ये चेंज नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0, और करंट भी 0। फिर इस वाले पार्ट में ऐसे देखेंगे आप, हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसा टाइप का है, साउथ पोल आ रहा है, इसका मतलब क्या? इस साइड साउथ बनना चाहिए और इस साइड नॉर्थ बनना चाहिए, इधर साउथ और इधर नॉर्थ बनना चाहिए। इधर नॉर्थ बनने के लिए कैसा? वही तो करंट है, सेम। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा, बराबर। इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये जो रिंग है उसका एरिया भी कांस्टेंट है, और ये जो रोटेट हो रहा है, तो रोटेट सेंटर के अबाउट हो रहा है ऐसे सर्कल में, तो रोटेट होने से क्या एंगल बदल रहा है? रोटेट होने से एंगल चेंज हो रहा है, एंगल बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, क्योंकि एंगल जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो उस लूप के लिए जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ऐसा इसके घूमने से ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदल रहा है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री, वो क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा भी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर सब के सब कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट। और फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो फिर कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई करंट डेवलप नहीं होगा। इतनी बात जम गया? ठीक है, जिनको लिखना है लिख लें। ये वाला ऊपर वाला, तो ऐसा कॉइल है, ये साइड और ये साइड, इस साइड से साउथ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए? साउथ। तो इस साइड क्या बनना चाहिए? नॉर्थ। तो इस साइड नॉर्थ कैसे बनेगा? करंट क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? इधर से नहीं देख रहे हैं, ये कॉइल ऐसा है तो बिल्कुल हमारे बराबर है। तो जब ऐसा डायग्राम बनाया रहता है, इसका मतलब ये है कि आपको देखने का व्यू ऐसा करना है। तो देखने का ऐसा व्यू करना है तो किस साइड से दिखा? इस साइड से दिखा कि इस साइड से दिखा? इस साइड से दिखा। इस साइड से दिखा तो इस साइड के हिसाब से हमने सोचे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब देखिए, एक रिंग है,
इसके रेडियस आर है, यहाँ भी क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है। जो कि कांस्टेंट है। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड या फाइंड की जगह कमेंट ऑन फ्लक्स ईएमएफ करंट चार्ज फ्लो। ऐसा टाइप का कॉइल है जो दिख रहा है आपको। बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ है, कौन से नेचर में? क्रॉस नेचर में। और एरिया वेक्टर इसका ऐसे बाहर की तरफ। अब ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसे, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट जब रोटेट हो रहा है तो आप देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह ही है। अभी दोनों के बीच का एंगल 180 बराबर, 0 की 180 ना। अब ये घूमना चालू है ओमेगा से, अब इससे ज़्यादा कैसे घूमूंगा मैं? बराबर। और यही प्रोसेस बार बार हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने फॉर्मूला देखें फ्लक्स का, तो फॉर्मूला क्या होता है? B इंटू ए इंटू बी और ए, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है। रिंग का रेडियस बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है, तो इसलिए एरिया नहीं बदलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बोल रहा है कि उस जगह में जो भी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो जो बदल रहा है वो कौन बदल रहा है? रोटेट होने से एंगल चेंज हो रहा है ड्यू टू रोटेशन। एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हुआ इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हुआ? चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं होगा? और ईएमएफ डेवलप हुआ तो करंट भी डेवलप होगा, हाँ कि नहीं? तभी ईएमएफ के लिए क्या करना है? ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा कि साइन थीटा, और थीटा का डी थीटा बाय डी टी। ये थीटा को अलग से क्यों किया डिफ्रेंशिएट? क्योंकि जो फ्लक्स है उसमें वेरिएबल कौन है? थीटा। हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट किए, फिर थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। तो इस सिचुएशंस में माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस बी इंटू ए इंटू साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को ओमेगा कहते हैं, एंगुलर स्पीड। तो इंटू क्या हो गया? ये ओमेगा। तो जो ईएमएफ हो गया वो कितना हो गया? बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा। ये हो गया ईएमएफ किसी भी पल। आप इसे चाहो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखना तो इसी को लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन। थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिख सकते हैं? हम सब जानते हैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, जानते हैं। फिर इसी तरीके से थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस जगह में जो ओमेगा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे उसे? और अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ये तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0, बराबर। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0, तभी ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो उस टर्म में ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो गया। तो सिर्फ थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? ओमेगा इंटू टी। इसलिए एंगल को रिप्लेस कर दिया मैंने ओमेगा इंटू टी से। अब किसी जिस टाइम पे आपको पूछा वो टाइम की वैल्यू रखेंगे और उससे ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी।
अब अगर हमको करंट निकालना है तो करंट का मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ तो दिया नहीं है, ले लेते हैं रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो वो कितना लिख दूंगा मैं, बी इंटू ए इंटू ओमेगा बाय स्मॉल आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये हो गया करंट की वैल्यू। करंट भी वेरिएबल है और ईएमएफ भी वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? वेरिएबल है ना टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगा, और ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगा तो साइन थीटा बदलेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू बदलेगा तो ईएमएफ चेंज हो जाएंगे, बराबर। तो ये ईएमएफ इसलिए वेरिएबल है क्योंकि टाइम के हिसाब से एंगल बदल जा रहा है, जो इसके साथ नॉर्मल के साथ ये एंगल है वो चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे एंगल बड़ा होते जा रहा है, बराबर। तो शुरुआत में जब इस सिचुएशन की बात करेंगे तब उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पे एंगल जो थीटा था वो 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री ले लें। अगर मान लीजिए यहाँ पर बी को हमने क्रॉस की जगह डॉट ले लें, तो डॉट ले लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अपन डॉट ही लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 0 से ही शुरुआत करते हैं। सब जगह डॉट नेचर का फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी इंटू ए कॉस थीटा कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बी इंटू ए। और उस वक्त जो है ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 0, तो ईएमएफ की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू। जैसे थोड़ा सा आगे गए, टाइम जैसे ही आगे बढ़ा तो थीटा फिर 0 की जगह कुछ और होगा, तो फिर फ्लक्स बदलना चालू हो जाएगा, और जिस पर्टिकुलर एंगल पे आपको निकालना है उस पर्टिकुलर एंगल पे आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू या फिर 270 डिग्री, ठीक है। साइन 91 होता है और साइन 270 भी -1 होते, ठीक है। तो जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, दोनों सिचुएशन में मैक्सिमम होगा। तो जो ईएमएफ है और या करंट दोनों वेरिएबल है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। कब होगी मिनिमम वैल्यू 0, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, और ये दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी न्यूमेरिकल टर्म में। कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 हो या फिर 270 हो, ठीक है। इतनी बात जम गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब चार्ज फ्लो की बात किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इतनी बातें लिखो, फिर चार्ज फ्लो की बात करते हैं। जीरो स्टार्टिंग टाइम की बात करेंगे तो उस वक्त थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगा, और जब थीटा की वैल्यू 0 रहेगी तो फ्लक्स की वैल्यू b इंटू ए हो जाएगा, और t के जगह अगर 1/4 टाइम पीरियड पे जाएंगे, 1/4 टाइम पीरियड बोले तो 1/4 टाइम पीरियड बोले तो 90 डिग्री, क्योंकि एक बार रोटेट होने में जो समय लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो t/4, फिर अगला t/4, फिर अगला t/4, फिर नेक्स्ट t/4, तो टोटल मिलाकर के t हो जाएंगे। तो 1/4 टाइम पीरियड मतलब थीटा की वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, तो इस वक्त फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, cos 90 0 हो जाते हैं। अब अगर t इक्वल टू t/2 पे जाए तो t/2 मतलब थीटा की वैल्यू 180, और थीटा की वैल्यू 180 तो cos 180 -1, तो इस वक्त फाई की वैल्यू -b इंटू ए हो जाएगा। फिर अगला t इक्वल टू 3t/4, 3t/4 का मतलब थीटा 270 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 270 डिग्री, तो cos 90 वापस से क्या हो गया 0। फिर से t इक्वल टू t टाइम पे मतलब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगा b इंटू ए, यही होने वाला है। तो अगर एवरेज चार्ज फ्लो की बात करेंगे तो कौन से टाइम में, ये वाला बैच अगर बीच में देखें 0 से लेकर के t/4 टाइम के बीच की बात करें तो इस समय में कितना का फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस बोलते चार्ज फ्लो, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ 0 से लेकर t/4 तक,
तो B इंटू ए और 0 तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो B इंटू ए, वैसे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब 0 माइनस क्या करना चाहिए, बी ए बराबर। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सिर्फ बी ए हम लिख लेते हैं बाय ये हुआ कि चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर। अब अगर 0 से T/2 की बात करेंगे तो T/2 पे जाकर के वापस से क्या हो गया, माइनस बी ए और पहले है बी ए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 0 या 2 बी ए ना, एक में माइनस बी ए और एक में प्लस बी ए, तो डिफरेंस कितने का हो गया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कितना हो गया, 2BA बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 0 से, अब इसके बाद तो बाकी आप निकाल सकते हैं ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप निकालते चलो। 0 to T/3 T/4, 0 to T/4 to T/2, T/2 to T, इस सब में निकालेंगे। BA/R, ये जो है वो एवरेज है, मतलब फाइनल कुल मिलाकर कैसा। 0 to T में 0 टोटल चार्ज फ्लो 0, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गया और फिर वापस उतना ही आया है, ऐसा ही हो रहा है, तो दोनों नेट मिलाकर के 0 हो जा रहे हैं। 0 से मान लीजिए कि जब ये रोटेशन चालू था तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो डायरेक्शन था प्लस से माइनस की तरफ जा रहा था फ्लक्स, फिर 180 में माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है फ्लक्स। तो फ्लक्स के बदलने का, यहाँ फ्लक्स कम हो रहा है मैग्नीट्यूड में, यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एक वक्त जब कम हो रहा होगा तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगा कि उसे कम होने से रोके, और एक वक्त जब बढ़ रहा होगा 0 से 180 से 360 के बीच में बढ़ रहा है ना, देखो 180 पे माइनस में है और 360 पे प्लस में है, तो इस ड्यूरेशन में फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो करंट इस प्रकार से फ्लो होगा कि वो रोकेगा फ्लक्स के बढ़ने को। तो फ्लक्स के बढ़ने को रोकना है एक बार, और एक बार फ्लक्स के कम होने को रोकना है। तो इस बार इसका मतलब दोनों में चार्ज के डायरेक्शन सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, मतलब उस हाफ रोटेशन में मान लो कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अगले हाफ में करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आया क्या, ठीक है। इसमें T/4, इसलिए यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 का मतलब ये हुआ कि बढ़ा और फिर दूसरे डायरेक्शन से उतना ही आ गया फाइनल 0 से T टाइम में। T/4 to T/2 B इंटू A/R और T/2 to T 2BA/R। देखिए इस लाइन के इधर क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि कांस्टेंट है। यहां पर सेंटर मान करके एक आप रिंग को एज्यूम करिए, रिंग है ये जिसकी रेडियस R है, ठीक है। ये ऐसे रोटेट हो रहा है प्लेन में, तो EMF कितना डेवलप होगा, तो जब ये पॉइंट यहां आएगा तब तक यहां का पॉइंट यहां आ चुका है, फिर उस तरीके से ये वाला पॉइंट जब यहां आएगा, ये वाला पॉइंट जब यहां आएगा तब तक ये वाला पॉइंट यहां आ चुका है। तो ये एरिया हमेशा ही कांस्टेंट है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रिंग का एरिया है, हाफ सर्कल का एरिया ऑलवेज बना रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। तो एरिया की वैल्यू कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट, और इस पे जो एंगल है एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बीच का एंगल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। 180 डिग्री यहाँ रहने वाला है।
वो भी कांस्टेंट रहने वाला था, सब के सब कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जीरो नहीं, ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो करंट भी जीरो, ठीक है। अगर ये पूरा सर्कल के जगह सेमी सर्कल होता तो फिर कुछ डेवलप हो सकता था। अच्छे से सोचना, एकदम मैं स्लो करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में ना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है। इसी सवाल में अगर मैं आपको सेमी सर्कल देता, सेमी सर्कुलर रिंग, रेडियस उसकी आर है, रोटेट हो रहा है ओमेगा से, यहाँ क्रॉस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ ईएमएफ हो सकता था। निकाल के देखिए तो आप, ये पहला वाला सबको क्लियर है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें जब कुछ देर के बाद ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, तब तक ये पॉइंट यहाँ आ चुका है। अब इस शुरुआत में इस रिंग का कोई भी हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था, t=0 टाइम पे नहीं था, लेकिन t=t टाइम पे ये वाला एरिया तो हो गया ना जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया। और जैसे जैसे ये और रोटेट होता जाएगा, ये पॉइंट इधर की तरफ आता रहेगा, तो एरिया बढ़ता जाएगा जब तक कि पूरा सर्कल इस प्रकार से अंदर ना चला जाए, तब तक एरिया बढ़ेगा। तो इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं। फिर उसके बाद का प्रोसेस में ये बाहर आना चालू होगा, ऐसा होगा, कुछ सेक्शन बाहर आए, अभी भी एरिया चेंज हो रहा है। अभी एरिया जीरो से पूरा सेमी सर्कल का एरिया तक पहुंचा, अब सेमी सर्कल के एरिया से एरिया कम होना चालू हुआ, धीरे धीरे और रोटेट होते हुए कभी ऐसा भी सिनेरियो भी बनेगा जब सेमी सर्कल का आधा हिस्सा रहेगा उसके अंदर, फिर ये बाहर भी आएगा, कभी फिर से वापस ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, हाँ कि नहीं, और फिर से जब ऐसा बन गया तो वापस वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। क्या आपको ये बात जमा क्या, प्रोसेस कंटिन्यू समझ में आया? तो इस पूरा समय में आप देखिए हर वक्त एरिया चेंज हो रहा है, ऐसा कोई समय नहीं है जिस वक्त एरिया चेंज नहीं हो रहा है। एरिया मतलब कौन सा एरिया, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। पूरा सेमी सर्कल का या पूरा रिंग या पूरा जो लूप होता है उसका एरिया हम लोग नहीं लेते, हम लोग लूप के उसी हिस्से का एरिया लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वही एरिया इनटू, क्योंकि फ्लक्स निकालने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ लाइंस निकालना। अगर मान लीजिए हमारे पास एक रिंग दे दिया इतना बड़ा, लेकिन उसमें कह रहा है कि इतना ही दूर में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इतना ही दूर में मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अब आप अगर फ्लक्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो आपको ये वाला एरिया करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने पूरा रिंग का एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने इस जगह भी वही मैग्नेटिक फील्ड मान लिए, बराबर। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, बट नंबर ऑफ लाइंस तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहीं पर है सिर्फ, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसी का एरिया काउंट होने वाला है। मतलब जितने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है वही एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फ्लक्स आएगा। फ्लक्स मतलब सिंपली नंबर ऑफ लाइंस, बराबर। जिस पार्ट में नहीं है, शेप के एरिया से कोई लेना देना नहीं है, हमको उस एरिया को मल्टीप्लाई करना है जिस एरिया के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये रिंग ऐसा हुआ तो ये वाला एरिया होगा, फिर धीरे धीरे ये पॉइंट आगे की तरफ जाता रहेगा ऐसे, तो एरिया बढ़ता चला जाएगा, फिर और ऐसे, फिर और एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो एरिया कुल मिलाकर के बदल रहा है, और बदल रहा है तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होंगे। ठीक, अब कैसे होंगे, क्या होंगे, इसको निकालते हैं। ये वाला चीज़ को ख़त्म करूँ मैं, इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पर मानता हूँ, और थोड़ा सा टाइम t पे यहाँ मान लेता हूँ। ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अभी थीटा इक्वल टू क्या लिखे हमने, ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और अल्फा तो है ही नहीं यहाँ पर, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, ओमेगा हमेशा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, ये मैंने लिखा। तो उस
इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ O, और अभी ये सब बातों को खत्म करता हूँ। O, इस पॉइंट को कह देता हूँ A, इस पॉइंट को कह देता हूँ P। तो ये अगर ये टाइम बहुत छोटा हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर जैसा कुछ ड्रॉ कर देंगे तो ये ट्रायंगल जैसा कुछ दिखेगा आपको। तो एरिया ऑफ OAP 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना ट्रायंगल का एरिया। तो 1/2 बेस कितना है रेडियस के बराबर, हाइट कितना है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो हाइट हो गया। इसको मान लीजिए dx मान लेता हूँ, इंटू dx। अब हम सब जानते हैं, कोई लंबा चौड़ा बात है ही नहीं, थीटा इक्वल टू L/R होता है ना। तो थीटा की जगह पे ओमेगा टी, L की जगह dx/r। तो dx को रिप्लेस कर देंगे r ओमेगा टी से, तो ये हो गया 1/2 r, dx को रिप्लेस कर देंगे r ओमेगा टी। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 r² ओमेगा टी, जो कि वेरिएबल है समय के हिसाब से। देखो ध्यान से, जो r है रेडियस वो कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, लेकिन टाइम बदलेगा तो एरिया बदलेगा। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू एरिया। तो इसे क्या लिख देंगे, b इंटू 1/2 r² ओमेगा टी बराबर। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। देखिए इसमें से कुछ बदलने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला है कांस्टेंट, 1/2 भी कांस्टेंट होता है, रेडियस जो रिंग का है वो भी कांस्टेंट है, जिस स्पीड से वो रोटेट हो रहा है ओमेगा वो भी क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ कौन वेरिएबल है, टाइम। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो EMF इक्वल टू माइनस d∅/dt, माइनस d∅/dt। और अगर माइनस d∅/dt करा तो इसमें ये वाला टर्म कांस्टेंट, इसका मतलब टाइम का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला सीधा सीधा क्या हो गया 1/2 b ओमेगा r²। तो EMF का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो यही याद रखना है, EMF इक्वल टू 1/2 b ओमेगा r²। इतना EMF डेवलप हुआ। EMF वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसमें कहीं कोई टाइम आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब ये कांस्टेंट है बराबर। अब अगर करंट की वैल्यू निकालना होगा तो EMF बाय रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस रहेगा वो यूज करके लिख लेंगे बराबर है। तो अगर EMF कांस्टेंट है तो करंट भी क्या रहेगा, मतलब उस लूप में करंट की जो अमाउंट है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो घूमता रहेगा, ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली क्या रहेगा, चलता रहेगा। जमा क्या बातें, किसी को कुछ दिक्कत इसमें, ठीक है। इस पूरे डेरिवेशंस में आपको कुछ भी याद नहीं रखना सिवाय इस बात की, मतलब आपके काम की बात यही है। ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग दिखा तो आपको ध्यान रखना है कि EMF कितना होगा 1/2 b ओमेगा r²। ठीक, लिखो। और पूछ सकता है कि O और P में कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है। अब ये निकालने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, O और P में कौन सा हाई और कौन सा लो है। तो आप इस O और P पॉइंट को देखो ध्यान से, इस रॉड को देखो, देख लिए ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ओमेगा इधर की तरफ है, तो सर्कल के हिसाब से इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी। सर्कुलर मोशन के हिसाब से आपको पता है टेंजेंट के डायरेक्शन वेलोसिटी होता है, हाँ कि नहीं। आप इसमें एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, वैसे रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैं पॉजिटिव चार्ज आपको कंसीडर करने बोल रहा हूँ ताकि आप हाइपोथेटिकली पता कर पाओ डायरेक्शंस क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर हमने कर लिए, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है। आप ये फोर्स का डायरेक्शन निकाल के बताओ तो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर है फोर्स, जल्दी से निकाल के बताओ सब। P की तरफ, इसका मतलब ये प्लस P पे जाएगा तो माइनस कहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये P पॉइंट हाई हो गया वोल्टेज और O पॉइंट लो हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आए? ऐसे देखेंगे कि कौन सा हाई पोटेंशियल है कौन सा लो पोटेंशियल। अगर आप एक्चुअली में सोचते इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, ये मैंने हाइपोथेटिकली प्लस चार्ज बना के सोचा ताकि आपको डायरेक्शन उल्टा ना करना पड़े, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सोचते तो इलेक्ट्रॉन भी तो इधर ही जा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, ऐसे किए तो फोर्स किधर आ रहा है, उधर की तरफ। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाकर के किधर आएगा, इसका मतलब यहाँ जमा होगा। और तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा हुआ तो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, तो यहाँ माइनस जमा हुआ तो यहाँ पर क्या जमा हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। या तो आप इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देख लो डायरेक्शन उल्टा करके, और नहीं तो सीधा सीधा प्लस कंसिडर कर लिए, जो कि प्लस होता
नहीं है, होता तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सोचने में आपको 2 स्टेप सोचना है, और प्लस के हिसाब से सोचने में सीधा सीधा हो गया। प्लस जहाँ दिखा उसका मतलब वो हाई हो गया, उसके अपोजिट वाला लो हो गया।